भारत के राष्ट्रपति, ये पद आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक नाम का पद है या फिर इसमें कुछ असली शक्तियां भी छुपी हैं? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं और साथ ही उपराष्ट्रपति की भूमिका पर भी एक नजर डालेंगे। ये सवाल ना बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, एक तरफ तो प्रेसिडेंट तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं, लेकिन दूसरी तरफ बार बार ये सुनने को मिलता है कि वो तो बस एक रबर स्टैंप है। तो भाई सच क्या है? तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और इस पद की एक एक परत को खोलकर देखते हैं, एकदम आसान भाषा में। आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं उसकी एक झलक। सबसे पहले राष्ट्राध्यक्ष होने का मतलब समझेंगे, फिर देखेंगे कि प्रेसिडेंट का चुनाव होता कैसे है, उसके बाद उनकी पावर्स क्या क्या हैं, वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम है, और आखिर में इन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए हमारे विश्लेषण के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, भारत के राष्ट्राध्यक्ष। देखिए, संविधान के हिसाब से तो प्रेसिडेंट ही एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, पर भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, उसमें कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ प्रेसिडेंट बस नाम के हेड हैं, असली पावर तो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है, और प्रेसिडेंट को उन्हीं की सलाह पर काम करना होता है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े पद पर कोई पहुंचता कैसे है? क्या है इसका पूरा प्रोसेस? चलिए इस जॉब की एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। प्रेसिडेंट बनने के लिए ना कुछ खास क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं, और इसकी पहली और सबसे जरूरी शर्त है उम्र, कम से कम 35 साल। पर रुकें, ये तो बस शुरुआत है। उम्र के अलावा उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना तो जरूरी है ही, साथ ही उनमें लोकसभा का मेंबर बनने की काबिलियत होनी चाहिए, और वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। ये सब इसलिए ताकि प्रेसिडेंट एक तजर्बेकार और निष्पक्ष इंसान हो। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात कि प्रेसिडेंट के चुनाव में आम जनता सीधे वोट नहीं करती, ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो फिर वोट कौन डालता है? इसके लिए एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इसमें होते हैं हमारे चुने हुए सांसद यानी एमपीज और सभी राज्यों के चुने हुए विधायक यानी एमएलएज। हाँ, और इसमें दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधायक भी शामिल हैं। मतलब हमारे चुने हुए नुमाइंदे ही हमारे लिए राष्ट्रपति चुनते हैं। अच्छा, ये भी जान लेना जरूरी है कि कौन वोट नहीं कर सकता। तो पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स और राज्यों की विधान परिषदों के मेंबर्स, ये लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं डालते। और चुनाव का तरीका वो भी काफी अनोखा है। इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसमें वोटर उम्मीदवारों को रैंक देते हैं, ये मेरी पहली पसंद, ये दूसरी, ये तीसरी। इसका मकसद ये पक्का करना है कि जो भी जीते वो सबसे ज्यादा लोगों को स्वीकार हो। तो ठीक है, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी जॉब डिस्क्रिप्शन पर। राष्ट्रपति के पास आखिर कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, वो करते क्या हैं? ओह, लिस्ट तो काफी लंबी है। देश के सबसे बड़े पदों पर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, सभी राज्यों के गवर्नर्स, यहाँ तक कि अटॉर्नी जनरल और सीएजी, इन सब की नियुक्ति पर आखिरी मोहर राष्ट्रपति की ही लगती है। और ये देखिए, पार्लियामेंट में कोई बिल पास हो भी जाए, लेकिन वो कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन ना कर दे। उनका साइन ही किसी बिल को एक्ट बनाता है। संविधान का आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को जबरदस्त न्यायिक शक्ति देता है। वो किसी भी मुजरिम की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं, यहां तक कि मौत की सजा को भी। इसे पार्डनिंग पावर या क्षमादान की शक्ति कहते हैं। अब इन शक्तियों में ना दो शब्द हैं जो कंफ्यूज करते हैं, कम्यूटेशन और रिमिशन। तो देखिए, कम्यूटेशन का मतलब है सजा के नेचर को बदलना, जैसे मौत की सजा को उम्र कैद में बदलना। और रिमिशन का मतलब है सजा का नेचर बदले बिना उसका टाइम कम कर देना, जैसे 10 साल की सजा को 7 साल कर देना। और सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रपति के पास राज्यसभा के कंपोजिशन को भी प्रभावित करने की ताकत है। वो आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस जैसी फील्ड से 12 एक्सपर्ट्स को सीधे राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड इन कमांड की, यानी भारत के उपराष्ट्रपति की। अच्छा, इन दोनों के चुनाव में एक बड़ा मजेदार फर्क है। जहां प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यों के एमएलएज भी वोट करते हैं, वहीं वाइस प्रेसिडेंट को सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स चुनते हैं, और इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह के सांसद शामिल होते हैं। क्वालिफिकेशन में भी एक बड़ा अंतर है। प्रेसिडेंट के उम्मीदवार को लोकसभा का मेंबर बनने के काबिल होना चाहिए, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए।
अब हर जॉब की तरह यहां भी एक तय कार्यकाल होता है और पद से हटाने की एक प्रक्रिया भी। तो चलिए जरा कॉन्ट्रैक्ट की इन शर्तों पर भी नजर डाल लेते हैं। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना बेहद मुश्किल काम है। इस प्रोसेस को इम्पीचमेंट या महाभियोग कहते हैं। ये तभी हो सकता है जब उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया हो और इसकी शुरुआत संसद के किसी भी हाउस से हो सकती है। वहीं उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही आ सकता है और उसके लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या प्रेसिडेंट सच में एक रबर स्टैंप हैं? आर्टिकल 74 इस पर काफी कुछ कहता है। ये साफ साफ कहता है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही काम करना होगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कुछ ऐसे हालात होते हैं जब राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए इलेक्शन में किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये फैसला राष्ट्रपति का होता है। यही वो पल हैं जब ये पद रबर स्टैंप से कहीं ज्यादा ताकतवर नजर आता है। तो आखिर में सवाल फिर वही है, भारत का राष्ट्रपति संविधान का गार्डियन है या सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है। ये एक ऐसा पद है जो नॉर्मल टाइम में भले ही शांत लगे, लेकिन जब देश में कोई पॉलिटिकल क्राइसिस आता है तो देश को रास्ता दिखाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और ताकत इसी पद के पास होती है।